हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने बहुत सारी वीडियोस अभी तक आपके लिए बना दी और हम धीरे धीरे लगातार ऐसे ही वीडियोस बनाते जा रहे हैं जो कि बहुत यूज़फुल है और आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हम धीरे धीरे चैप्टर 3 की ओर, हम एंड की ओर बढ़ रहे हैं और हम इस चैप्टर को, पेट्रोलियम टॉपिक हमारा बचा हुआ था, इसको हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो शुरू करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम वर्ड बच्चों किससे मिलकर बना है? पेट्रा। पेट्रा वर्ड से मिलकर बना है पेट्रोलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल, इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है पेट्रोलियम। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। ये माइन किया जाता है, यानी इसे निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? इसे अर्थ के अंदर से निकाला जाता है और ये बिटवीन द रॉक्स, पत्थरों के बीच में, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में पेट्रोलियम जो है वो पाया जाता है और हम इसे माइनिंग के थ्रू हम इसे निकालते हैं अर्थ से। पेट्रोल इज़ यूज्ड इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल को हम, आपको पता है कि हम लाइट ऑटोमोबाइल्स यानी जो हमारे हल्के वाहन हैं, जैसे हमारी बाइक्स हो गई, कार हो गए, स्कूटर हो गए, इसमें हम यूज करते हैं। और उसी तरह हैवी व्हीकल्स में, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, वो हम उसमें क्या यूज करते हैं? हम डीजल यूज करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद तो हम बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता, इसमें बहुत सारी चीज़ें और मिलती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल और डीजल के अलावा भी मिलती हैं। और इसके बाद भी हम देखेंगे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जिस तरह हमने कोल फॉर्मेशन को देखा था, उसी तरह हम पेट्रोलियम फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो हम समझते हैं पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेल्स हैं, यानी ये ऑयल वेल हैं, यानी जहाँ पर ऑयल मिलता है इनको निकाला जाता है। ये बड़ी बड़ी सी, आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में पाइप समझ सकते हैं। और ये तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की डिपॉजिट्स कैसे अर्थ में मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रॉक्स हैं, चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, इसको हमने यहाँ पर दिखाया है। ये ऐसे, ये दोनों साइड रॉक्स हैं और ये बीच में हमें सबसे ऊपर गैस मिल रही है। ये पोर्शन जो है ये गैस का है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एरिया गैस का है और ये जो है बीच में ऑयल है और लास्ट में हमारा वाटर है और ये फिर यहाँ से यहाँ पर रॉक्स ऐसे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और इन दोनों के बीच में पेट्रोलियम मिल रहा है। सबसे ऊपर गैस मिल रही है, उसके नीचे ऑयल और वाटर सबसे नीचे, क्योंकि गैस और ऑयल क्या है, वाटर के कंपैरिजन में लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर वेल्स हैं, यानी कुएं हैं जो पेट्रोलियम और गैस को, इन सब को निकालते हैं और फिर उसकी रिफाइनिंग करके, यानी उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और फिर जो भी और पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तरह तरह की चीज़ों की रिफाइनिंग करते हैं और फिर वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि कैसे ये रॉक्स के बीच में अर्थ में ये पेट्रोलियम मिलता है और हम इन्हें वेल्स के थ्रू निकालते हैं। इंडिया में भी कहीं कहीं जगह पर निकाला जाता है और मेनली इंडिया तो इंपोर्ट करता है ऑयल, मोर देन 85%, आपको पता ही होगा। इस समय तो रशिया के साथ इंपोर्ट कर रहा है इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल। तो पेट्रोलियम जो है उसमें सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ गए ये चीज़। सो बच्चों, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई? जिस तरह से हमने कोल फॉर्मेशन देखा था उसी तरह से हम पेट्रोलियम फॉर्मेशन भी देखते हैं। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स थे, वेजिटेशन था, वो उनके दबने के कारण कोल की फॉर्मेशन हुई, उसी तरह जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सी में पाए जाते थे, समुद्र में जो जीव जंतु थे, धीरे धीरे उनकी डेथ होती गई, वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु होती गई। ये ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे मरते गए और इनकी जो बॉडीज़ है वो सेटल होने लगी, सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जैसे जैसे ये इनकी डेथ होने लगी और इनकी बॉडीज़ जो है
वो समुद्र में नीचे सेटल होते गई, यानी जमा होती गई, धीरे धीरे ऐसे हजारों वर्षों में जमा होती गई। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनमें धीरे धीरे से क्या हुआ, वो उनकी बॉडी जो सेटल हो गई थी, डेड बॉडी, वो किसके साथ कवर हो गई, सैंड एंड क्ले, उनमें रेत और मिट्टी जो है वो धीरे धीरे उससे वो उनकी बॉडी कवर होती गई ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ऐसे करते करते हजारों लाखों साल बाद, मिलियंस यानी 10 लाख साल, 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो इतने ईयर्स के बाद क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर यानी एयर की प्रेजेंस नहीं थी उतनी गहराई में समुद्र में, जब वो दब गए सैंड और क्ले में, वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी थी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनकी जो बॉडी है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई और वो धीरे धीरे उनकी बॉडीज जो थी वो सेटल होती गई समुद्र में, और जैसे जैसे उन पर रेत और मिट्टी जो है उसको कवर करने लगी उनकी डेड बॉडी को, तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और साथ में एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर का प्रेजेंस ना होना, वैक्यूम एक तरह से बन जाना, इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, उनकी जो डेड बॉडी थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, किस में बदल गई, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गई। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि कैसे पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला ऑयल जो था, ऑयल वेल था, वो कहाँ ड्रिल किया गया, वो ड्रिल किया गया पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। 1859 में पहली बार दुनिया में, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऑयल वेल से ड्रिलिंग की गई, वहाँ पर अर्थ से ऑयल निकाला गया, पेट्रोलियम निकाला गया, क्रूड ऑयल। कब निकाला गया, 1859 में। उसके 8 साल बाद, 8 ईयर्स लेटर, मकूम असम, मकूम एक जगह है असम में, वहाँ पर 8 साल बाद, लगभग हम कह सकते हैं 1859 + 8 यानी 1867 में असम में ऑयल की डिस्कवरी हुई और वहाँ से जो है ऑयल निकालना जाने लगा। दिग्बोई जो है ऑयल सिटी ऑफ असम, ये एक फैक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। दिग्बोई को ऑयल सिटी ऑफ असम भी बोला जाता है। मकूम जो जगह है उसके पास में ही पड़ता है दिग्बोई, और इसे ऑयल सिटी ऑफ असम भी बोला जाता है। क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वॉज इस्टेब्लिश्ड, और यहाँ पर इंडिया की पहली ऑयल रिफाइनरी जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसे लगाया गया। और यहाँ पर ऑयल इंडिया कंपनी जो है वो अपना ऑपरेशंस मैनेज करती है और बहुत सारी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको निकालती है, पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करती है और पूरे इंडिया में ये सप्लाई करती है क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके, इसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स। तो हमने पेट्रोलियम फॉर्मेशन देख लिया और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हमने आसान शब्दों में देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और डिटेल में हम थोड़ा देखते हैं पेट्रोलियम की प्रॉपर्टीज़ क्या है और पेट्रोलियम रिफ़ाइनिंग क्या होती है। अब रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक टॉपिक है, उसके बारे में देखते हैं कि रिफ़ाइनिंग का क्या मतलब है, पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी और रिफ़ाइनिंग क्या है। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है। ये कैसा है, ये डार्क कलर का और ऑयली लिक्विड है, चिपचिपा सा ऑयली एक तरह का लिक्विड है विथ अनप्लीजेंट ऑडर। और इसकी ऑडर कैसी है, ऑडर का मतलब स्मेल, इसका स्मेल कैसा है, बहुत ही अनप्लीजेंट, बदबू, और जो हमें ना पसंद आए। हम वहाँ पर ज़्यादा देर इसे अगर स्मेल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक अनप्लीजेंट ऑडर इसकी है और एक डार्क ऑयली कलर का ये है। ये कैसा है, पेट्रोलियम मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरियस थिंग्स, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और नेचुरल गैस। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, जो भी आप ऐसा समझिए कि जो इंजन ऑयल वगैरह बनते हैं
कहीं ना कहीं उसमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं। इस तरह से पैराफिन वैक्स जो भी आप कैंडल वगैरह देखते हैं, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ और वैसलीन वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। और नेचुरल गैस, तो इन सब चीज़ों का मिक्सचर है पेट्रोलियम। इन्हीं चीज़ों को हमें अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए रिफाइनरी की ज़रूरत पड़ती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। मतलब कि इन चीज़ों को हम अलग अलग करेंगे तभी हम पूरी तरह से हम पेट्रोलियम को यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये अलग अलग नहीं होंगी तो हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें जैसे पेट्रोल का यूज करना है, अगर ये मिक्सचर के फॉर्म में रहेगा तो वो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, इसलिए हमें इसका रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी जो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी उसके जो फ्रैक्शंस हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसको हम अलग करते हैं पेट्रोलियम के, इज़ नोन एज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोलियम के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, उसके जो मिक्सचर्स हैं, उनको हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। इट इज़ कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये किसमें कैरीड आउट का मतलब ये कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। बहुत बड़ी बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं और वहाँ पर इनको रिफाइन किया जाता है और अलग अलग चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको जानना चाहिए कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम कुछ यूजेस देखेंगे कि पेट्रोलियम के क्या यूजेस हैं, क्योंकि हमें नोट्स बनानी है अच्छी, तो नोट्स में हमें हर पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा। तो पहला यूजेस है बच्चों एलपीजी। एलपीजी पेट्रोलियम का एक लिक्विफाइड वर्जन है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इस गैस को, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कर दिया गया है सिलेंडर्स में, ताकि इस ईज़िली कैरीड आउट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम स्टोर कर सकें। तो ये किस में यूज़ होती है, फ्यूल फॉर होम। हमारे घर में आप सिलेंडर जो देखते हैं वो उसमें क्या रहता है, एलपीजी रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर पेट्रोल, डीजल, ये लाइट और हैवी व्हीकल्स का फ्यूल जो है उसके रूप में काम करती हैं। केरोसिन हो गया, ये लैंप, जो लालटेन वगैरह आपने देखे होंगे पहले के टाइम पर जलाने के लिए केरोसिन का यूज किया जाता था। हमें लालटेन में केरोसिन डालना पड़ता था और उससे फिर वो लैंप जो है वो जलता था और हमें लाइट मिलती थी, रोशनी होती थी। केरोसिन हो गया। इसके बाद पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक तरह का सॉलिड है और क्रिस्टल के फॉर्म में है। ये भी एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है और इससे क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, कैंडल्स और वैसलीन। जो भी कैंडल है और वैसलीन जो है उसके प्रोडक्शन में किसका यूज किया जाता है, पैराफिन वैक्स। और बिटुमेन भी एक पेट्रोलियम डिराइव्ड है और इससे क्या बनता है, पेंट। जो भी पेंट वगैरह में प्रोसेस में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं तो उसमें बिटुमेन का भी यूज़ किया जाता है। और रोड सरफेसिंग, और जो ब्लैक कलर की जनरली आप रोड देखते हैं, जो रोड सरफेसिंग यानी जो पक्की सड़क बनाने के लिए आप खास तौर पर ब्लैक कलर की जो सड़क देखे हैं तो उसमें किसका यूज किया जाता है, बिटुमेन का यूज किया जाता है। तो ये 5 हमने यूजेस देखे पेट्रोलियम के और हमने पेट्रोलियम को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम देखेंगे नेचुरल गैस क्या है और उसके क्या यूजेस हैं और क्या हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। बच्चों, हमने पेट्रोलियम के बारे में बात कर लिया, उसकी रिफाइनिंग देख ली, रिफाइनरी कहाँ होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होती है। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस के बारे में। पेट्रोलियम की बात कर ली हमने, कोल की बात कर ली, लेकिन नेचुरल गैस की बात हम नहीं करेंगे तो हमारा चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो हम नेचुरल गैस के बारे में भी देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कंट्री हमें अगर मना भी कर दे तो भी हमारे पास अच्छा खासा इसका रिज़र्व मेंटेन है और हमारे पास है अच्छा खासा रिज़र्व। तो नेचुरल गैस के बारे में हम देखते हैं। नेचुरल गैस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स।
ये बहुत ईज़िली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ईज़िली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कहीं पर सीएनजी का प्लांट लग गया, नेचुरल गैस का प्लांट लग गया, और वहाँ पर फिर पाइप्स के थ्रू अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लेसेस में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम इस गैस को। तो ये बहुत ईज़िली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है नेचुरल गैस। और किस फॉर्म में किया जाता है? एज सीएनजी, सीएनजी के फॉर्म में हम इसे स्टोर करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और हम नेचुरल गैस को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो सीएनजी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सीएनजी का यूज क्या है? हम इसका यूज कहाँ करते हैं? सीएनजी का यूज करते हैं यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। हमें कहीं किसी मशीन में को पावर देनी है तो हमें फ्यूल लगेगा, तो फ्यूल के रूप में हम सीएनजी का यूज कर सकते हैं। हम अपनी कार वगैरह में भी सीएनजी का यूज कर सकते हैं। फ्यूल इन ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जैसे कि कार, बाइक, इन सब। अब तो बाइक में भी सीएनजी ऑप्शन आ गया है। आपने अभी देखा होगा बजाज फ्रीडम नाम की बाइक जो अभी लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले, उसमें भी फ्यूल के रूप में हम यूज करने लगे हैं सीएनजी, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर रहे हैं अपनी कार में। कार में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग, टैक्सी ड्राइवर्स हमारे सभी बहुत ज़्यादा सीएनजी कार लेते हैं और फिर उसमें फ्यूल के रूप में सीएनजी भरवाते हैं और बहुत अच्छा उनको माइलेज मिलता है। क्योंकि सीएनजी क्या है? एक लेस पॉल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बहुत एफिशिएंसी के साथ बर्न होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ये बर्न होता है, और ये लेस पॉल्यूटिंग है, यानी ये बहुत कम पॉल्यूशन करता है। अगर पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में देखें तो हम काफ़ी कम ये पॉल्यूशन करता है, काफ़ी कम पॉल्यूशन करता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी ज़्यादातर सीएनजी व्हीकल्स को प्रमोट करती है कि आप सीएनजी अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि सीएनजी थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है और पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में प्राइस को देखें तो, और थोड़ा सा फ्यूल भी इसका क्लीनर रहता है और लेस पॉल्यूटिंग है। इसलिए जो भी बसेस वगैरह हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेस काफ़ी नंबर्स में, काफ़ी संख्या में देखी जा सकती है। तो ये लेस पॉल्यूटिंग और क्लीनर फ्यूल है। इसका एक एडवांटेज क्या है ये हमने वैसे तो देख लिया, पर यहाँ पर लिखा है, एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। बहुत सारी जगह में आप देखे होंगे कि घरों में कनेक्शन होते हैं किसके? सीएनजी के। सीएनजी पाइपलाइंस घर तक बिछाई जाती हैं, उनका एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क ऑफ सीएनजी पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात एंड दिल्ली। तो आपकी बुक में ऐसा बताया है कि वडोदरा गुजरात में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शहर है, और दिल्ली में, यहाँ पर नेटवर्क बहुत सारा, यानी बहुत सारे पाइप्स का एक तरह से नेटवर्क है, जाल है, और वहाँ उसमें क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि डायरेक्टली हम अपने फैक्ट्रीज़ में, अपने घर में हम यूज कर सकते हैं, इसे पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। इंडिया वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में नेचुरल गैस की कमी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी भी कंट्री से नहीं आएगी। तो इंडिया में कहाँ मिलता है नेचुरल गैस? हमें त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कृष्णा और गोदावरी नदी हैं, जो रिवर्स हैं, उनके डेल्टा एरिया में कहाँ मिलता है? डेल्टा जो है, वहाँ पर डेल्टा जो बनाती हैं ये नदियाँ, तो वहाँ पर हमें मिलता है, कम पर हमें मिलता है नेचुरल गैस। और त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट्स में भी नेचुरल गैस मिलती हैं, और हम यहाँ से नेचुरल गैस निकालते हैं और फिर हम उसे सीएनजी के फॉर्म में यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। जो हाइड्रोजन गैस है H2, वो ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। नीचे हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का किस चीज़ में यूज किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया। यूरिया और फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए, उसको बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। और ये गैस हमें कहाँ से मिलती है? हमें किससे मिलती है? नेचुरल गैस से मिलती है। तो हमने नेचुरल गैस के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया। लास्ट में हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें जानने चाहिए, क्योंकि हम पेट्रोलियम को यूज कर रहे हैं तो हमें उसके
बारे में भी सोचना चाहिए कि उसकी जो क्वांटिटी है नेचर में वो लिमिटेड है। तो हमें कुछ पॉइंट्स देखने चाहिए। सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये सेंटेंस बोल रहा है कि कुछ नेचुरल रिसोर्स, कुछ क्या, सारे, लगभग सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर में लिमिटेड हैं, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। आपने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा है कि कैसे कोल और पेट्रोलियम को बनाने में हज़ारों लाखों साल लग गए, और आजकल ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं, बस इन्हें जितना ज़्यादा हम यूज किए जा रहे हैं, और हम आए दिन हमें न्यूज़ मिलती है कि इतने साल बाद, उतने साल बाद, कुछ सालों बाद ये पेट्रोलियम, कोल, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, और हमें इसका बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। एग्जॉस्टेबल मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। यदि आप इन्हें बहुत ज़्यादा स्पीड में यूज करेंगे तो बहुत कम टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगे, और इनको बनाने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं। इसलिए कुछ पॉइंट्स हमें देखने चाहिए कि किस तरह से हम इनका एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। पेट्रोलियम, यदि आप फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, और साथ में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा सड़कों पर गाड़ियाँ, जितनी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, हमें एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारे हेल्थ पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इंडिया में एक 1978 में एक एसोसिएशन बनाया गया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम क्या है कि लोगों को समझाए कि आप कैसे पेट्रोलियम को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं, और कम यूज करके कम क्वांटिटी में भी आप कैसे एफिशिएंट तरीके से अपना काम बना सकते हैं। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये PCRA एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम क्या है? एडवाइज हाउ टू सेव फ्यूल वाइल ड्राइविंग। इनका काम क्या है कि लोगों को बताएं कि कैसे आप ड्राइविंग के समय पर आप फ्यूल को बचा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। ड्राइव कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, यानी ड्राइव कांस्टेंट यानी आप एक स्पीड में गाड़ी चलाइए। ऐसा नहीं कि आप कभी ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहे हैं, कभी कम, कभी धीरे, कभी तेज़, कभी बहुत ज़्यादा स्पीड में आप कार को रेस दे रहे हैं, भगा रहे हैं। तो इनका कहना है कि आप ड्राइव कांस्टेंट, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कीजिए, और एक मॉडरेट यानी कि आप मॉडरेट स्पीड में चलिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत धीमे या बहुत तेज़ चल रहे हैं। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स, जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं, जब आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ेगा, तो उस समय आपको इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, पावर ऑफ कर देनी चाहिए इंजन की, क्योंकि इंजन चालू रहेगा तो वो फ्यूल कंजप्शन उसका होता रहेगा। तो इन्होंने बताया कि आप इंजन को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, और इससे आपकी फ्यूल की बचत होगी। फिर करेक्ट टायर प्रेशर, आपका टायर का जो प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए चारों टायर्स में, और जिससे कि आपका जो एफिशिएंसी है फ्यूल की वो बहुत अच्छी निकल कर आएगी। आपके टायर्स का जो प्रेशर वो अच्छा होना चाहिए, और एक तरह का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और आपकी जो मेंटेनेंस है कार की, बाइक की, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपके व्हीकल हैं, जो भी आपके वाहन हैं, उनका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, उनकी सर्विसिंग टाइम पर होनी चाहिए। यदि सर्विसिंग नहीं होगी, एफिशिएंटली वो वर्क नहीं करेंगे, उनकी माइलेज पे असर आएगा, और आपको ज़्यादा फ्यूल डलवाना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि इन चारों चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और आप पेट्रोलियम को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन सब चीज़ों के बारे में। सो हमने इस चैप्टर को आज पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। हमने आज इस चैप्टर को पूरी तरह से समझा, और हम बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कवर किए। अब हम आगे की वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर 4, 5, 6 ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, और हम अपना सिलेबस बहुत आसानी से और बहुत ईजिली कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।